सर मेरी आवाज आ रही ना? हाँ मैम आ रही है। हाँ तो अच्छा, तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ बेटे, आज के इस ब्रिज कोर्स के शरद चंद्र महाविद्यालय के कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक गंभीरे सर और कुछ असातिज़ा जो ज्वाइन हुए हैं वो, और सभी तालिबे इल्म का मैं खुशामदीद करती हूँ, खैर मक़दम करती हूँ। सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर पटेल SM, सदर शोबा उर्दू। मैं उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अब तक जितने पीरियड कर चुके हैं ब्रिज कोर्स के, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रिज कोर्स का उद्देश्य क्या है, ब्रिज कोर्स का मकसद क्या है। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ब्रिज जो लफ्ज है वो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है और इसका ब्रिज का अर्थ उर्दू में है। ब्रिज के जो मायने हैं उर्दू में वो पुल कहलाते हैं। तो ब्रिज का क्या कार्य होता है, क्या काम होता है? ब्रिज एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ने का कार्य करता है, एक रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, तो सभी इन विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करता है ब्रिज कोर्स। आप देखें कि आप मराठी माध्यम के विद्यार्थी होने के बावजूद, आप मराठी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तालिबे इल्म हैं, लेकिन फिर भी आप उर्दू के पीरियड के लिए बैठे हैं, उर्दू मजमून के पीरियड के लिए बैठे हैं। यही खासियत है ब्रिज कोर्स की। तो इस तरह से आज मैं आपको उर्दू अदब के बारे में समझाना चाहती हूँ। अगर मैं आपके सामने नज़म पढ़ूंगी, गज़ल पढ़ूंगी, मरसिया पढ़ूंगी, कसीदा पढ़ूंगी, तो ये समझ में आने वाला नहीं है आपके। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप समझें मैं जो उर्दू अदब के बारे में कहने वाली हूँ। तो मैं आपको, अब जिस तरह से देखें, आपकी अंग्रेजी लिटरेचर में आपने क्रॉस राइटिंग पढ़ी है, पोएट्री पढ़ी है, उसी तरह से हिंदी साहित्य में, मराठी साहित्य में आपने गद्य साहित्य पढ़ा है, पद्य साहित्य पढ़ा है। आप लिखते भी हैं, आप पढ़ते भी हैं। आप अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, मराठी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, लेकिन उर्दू जुबान को आप लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपको मिसालों के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगी कि आप जो अभ्यासक्रम पढ़ चुके हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, तो हम उसे उर्दू जुबान में, उर्दू अदब में क्या कहते हैं। आप देखें कि गद्य साहित्य जो है उसे हम उर्दू नसर कहते हैं,
पद्य साहित्य जो है उसे हम उर्दू शायरी कहते हैं। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब देखें, बीए फर्स्ट ईयर के उर्दू मजमून के जो विद्यार्थी हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर नॉवेल है। उस नॉवेल का नाम क्या है? उमराव जान अदा, और उसके नावल निगार हैं मिर्जा हादी रुस्वा। अब जिस तरह से, मैं सबसे पहले तो ये बात बता दूं आपको कि उर्दू जुबान जो है वो कई जुबानों से मिलके बनी है। उसे हम रेख्ताई भी कहते हैं। रेख्ता का अर्थ है कई जुबानों से मिलके बनना, कभी कई भाषाओं से मिलके बनना, तो हम उसे रेख्ताई भी कहते हैं। इस तरह से उर्दू भाषा जो है, उर्दू जुबान जो है, कई जुबानों से मिलके बनी हुई है। तो हम उर्दू जुबान में नॉवेल ही कहते हैं, लेकिन आप मराठी में कादम्बरी कहते हैं, अंग्रेजी में नॉवेल कहते हैं। हम नॉवेल पढ़ते हैं, लेकिन हमने जानने की कोशिश की है ये नॉवेल जो लफ्ज है कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा से माखूज है, कौन सी भाषा से अख्ज किया गया है। नॉवेल जो शब्द है वो नावेला से बना है। नावेला जो शब्द है वो अतालवी भाषा का शब्द है, अतालवी जुबान का लफ्ज है वो। और नावेला का अर्थ है नया, कुछ नया। हकीकी जिंदगी में जो पेश आने वाले हालात हैं, कुछ नए तरीके से उसको पेश करना नॉवेल कहलाता है। बस मेरे कहने का तात्पर्य इतना है, मेरे कहने का मकसद, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आप जो पढ़ चुके हैं नॉवेल, कादम्बरी, तो हम उसे उर्दू जुबान में, उर्दू अदब में क्या कहते हैं। इस तरह से आप देखें कि बोली जाने वाली भाषा उर्दू की, लिखी जाने वाली, उसी तरह से हिंदी की, मराठी की बोली जाने वाली भाषा और लिखी जाने वाली भाषा, अंग्रेजी की बोली जाने वाली भाषा और लिखी जाने वाली भाषा, तीनों लैंग्वेजेस में लिखने में फर्क है, बोलने में फर्क है, लेकिन तीनों का तात्पर्य, तीनों का पर्पस, तीनों का मकसद, तीनों का अर्थ सेम है। नॉवेल अंग्रेजी में, कादम्बरी मराठी में, उर्दू में नॉवेल। तो आप देखें कि तीनों का अर्थ सेम है, मीनिंग सेम है, तीनों के मायने सेम हैं, लेकिन सिर्फ बोली और लिखी जाने वाली भाषा अलग है। मेरी समझाने की कोशिश ये है कि आप जो अभ्यासक्रम पढ़ चुके हैं तो हम उसे उर्दू अदब में, उर्दू जुबान में क्या कहते हैं। इस तरह से मैं और एक उर्दू जबान की सनफ है, अब सनफ गद्य साहित्य का हिस्सा, उसे हम तनकीद कहते हैं। तनकीद यानी उर्दू में अब हम तनकीद किसे कहेंगे? तनकीद यानी अच्छे बुरे में फर्क महसूस करना, खरे खोटे में फर्क महसूस करना या नुक्ताचीनी निकालना। अब उर्दू जुबान में तनकीद, बहुत सारी तनकीदें लिखी गई हैं। मशरिकी तनकीदें लिखी गई हैं, मशरिकी तनकीद महाली ने तनकीद लिखी है, शिबली ने लिखी है। इसी तरह से मगरिबी तनकीद निगारों ने भी बहुत सारी उर्दू अदब में तनकीदें लिखी हैं। मगरिबी अदब में लिखने वाले टी.एस. एलियट हैं, अरसतो हैं, अफलातून हैं। इस तरह से तमाम नखादों ने, तनकीद निगारों ने अपना अपना नजरिया पेश किया है कि तनकीद किस तरह से होनी चाहिए। ये तो हम उर्दू जुबान में कहते हैं तनकीद। आप मराठी माध्यम के विद्यार्थी हैं,
आप हिंदी में उसे आलोचना कहेंगे, आप मराठी में उसे समीक्षा कहेंगे और अंग्रेजी जुबान में आप उसे क्रिटिसिज्म कहेंगे। अंग्रेजी के जो प्राध्यापक हैं उनको मालूम होगा कि किस किस तनकीद निगारों ने, किस किस राइटर्स ने क्रिटिसिज्म लिखा है। क्रिटिसाइज करना यानी नुक्ताचीनी निकालना। अब इस तरह से आप देखें, आप जिस वक्त 10th क्लास में थे, 12th क्लास में थे, तो आपने ग्रामर पढ़ा था। मराठी भाषा में आप उसे व्याकरण कहेंगे, अब अंग्रेजी में आप ग्रामर कहेंगे, तो हम उर्दू में उसे क्या कहेंगे? हम उर्दू में उसे कवायद कहेंगे, इल्म बयान कहेंगे। इल्म बयान यानी वो इल्म जो एक ही बात को अलग अलग तरीके से पेश करे, अलग अलग ढंग से पेश करे, तो उसे हम इल्म बयान कहते हैं। तो इस तरह से आप ग्रामर में आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा होगा। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो शुरू जमाना है, जो जारी जमाना है। उसी तरह से आप मराठी भाषा में वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल यानी शुरू जमाना, जारी जमाना। अब उस तरह से हम उर्दू जुबान में क्या कहेंगे उसे? बस मेरा ये कहने का तात्पर्य है, हम उर्दू जुबान में उसे ज़माने हाल कहते हैं, जो शुरू जमाना है, जो जारी जमाना है। आप एग्जाम्पल देखें आप कि बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी ब्रिज कोर्स का पीरियड कर रहे हैं। अभी क्या हुआ? जारी जमाना हुआ। एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन वो वर्तमान काल में आती है, वो ज़माने हाल में आती है, वो प्रेजेंट टेंस में आती है। तो मेरे समझाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि बोली जाने और लिखी जाने वाली भाषाएं अलग हैं, लेकिन उनका मीनिंग, उनका अर्थ, उसके मायने सेम है। अब इस तरह से आप देखें कि पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस किसे कहेंगे हम? जो हो चुका है, जो हो चुका है। अब इस तरह से आप मराठी में क्या कहेंगे उससे? भूतकाल। भूतकाल यानी गुजरा हुआ, जो गुजर चुका है। तो इस तरह से हम उर्दू जुबान में ज़माने माजी कहेंगे, जो गुजर चुका है, जो हो चुका है। आप देखें कि ज़माने माजी गुजरा हुआ, भूतकाल गुजरा हुआ, पास्ट टेंस गुजरा हुआ। तो सिर्फ बोली जाने और लिखी जाने वाली भाषाएं अलग हैं, तीनों का अर्थ सेम है, तीनों के मायने सेम है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आप फ्यूचर टेंस आने वाला जमाना, जो आने वाला है वो। अब इस तरह से आप देखें कि मराठी में आप उसे भविष्य काल कहेंगे। भविष्य यानी आने वाला। अब उर्दू जुबान में हम उसे क्या कहेंगे? उर्दू जुबान में हम उसे ज़माने मुस्तकबिल कहेंगे। ज़माने मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना। आप फॉर एग्जाम्पल देखें, इसकी मिसाल देखें कि बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने जितने भी अब तक ब्रिज कोर्स के पीरियड किए हैं, उसका एग्जाम होने वाला है। तो आप देखें, होने वाला है फ्यूचर, होने वाला है भविष्य, होने वाला है मुस्तकबिल। सिर्फ बोली जाने वाली तीनों लैंग्वेजेस अलग हैं, लिखी जाने वाली तीनों लैंग्वेजेस अलग हैं, लेकिन तीनों का अर्थ, उसके मायने, उसके मीनिंग सेम है। इस तरह से मैं आपको उर्दू अदब की और एक सनफ है, मतलब गद्य साहित्य का एक हिस्सा है, अफसाना। अब अफसाना किसे कहेंगे हम? मराठी में आप कथा कहेंगे, हिंदी में कहानी कहेंगे।
अंग्रेजी में फिक्शन कहेंगे। मुख्तसर अफसाने के लिए अंग्रेजी जुबान में शॉर्ट स्टोरीज कहेंगे। तो आप मराठी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आप फिक्शन पढ़ चुके हैं, आप कथा पढ़ चुके हैं, आपने कहानी पढ़ी है, मगर हम ये तीनों जो हैं तो उसे उर्दू जुबान में क्या कहेंगे? उसे हम अफसाना कहेंगे। इस तरह से उर्दू के एक बहुत बड़े नसर निगार यानी गद्य साहित्य के राइटर, क्रॉस राइटर मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने उर्दू जुबान में अफसाने लिखे हैं, नॉवेल्स लिखी हैं। उनके अफसानों में एक अफसाना है कफन। आप मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू में जो लिखा है उसका नाम है कफन। तो कफन में 3 किरदार हैं। किरदार यानी कैरेक्टर, घिसू, माधव, बुधिया। उसी तरह से प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में भी अफसाने लिखे। अब मैं उसे हिंदी साहित्य में अफसाना नहीं कहूंगी, हिंदी साहित्य में मैं उसे कहानी कहूंगी। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में कहानी लिखी है, तो उस कहानी का नाम है कफन। अब कफन के 3 किरदार हैं, घिसू, माधव, बुधिया। तो आप देखें कि उर्दू जुबान में भी उन्होंने लिखा है कफन और उसके भी 3 किरदार हैं। उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में भी लिखा है, जिसे हम कहानी कहेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का मकसद सेम है। मेरा कहने का मकसद सेम है कि लैंग्वेजेस अलग हैं, बोली जाने वाली भाषाएं अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ, उनके मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मराठी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, मगर उसमें जो उर्दू अदब में जो है, उर्दू अदब की जो हिस्से हैं, उर्दू अदब के जो असनाफ हैं, तो मैं उसको सिर्फ मिसालों के जरिए से वाज़ेह करना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल दे दे के मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उर्दू साहित्य भी कुछ अलग नहीं है, इसी से मिलता जुलता है। कुछ अलग है मगर ज्यादा नहीं। अब इस तरह से आप देखें, रिसर्च। अब रिसर्च जो जुमला है वो अंग्रेजी का है। अब हम उस उर्दू में क्या कहेंगे? तहकीक। हिंदी में क्या कहेंगे? अनुसंधान। मराठी में क्या कहेंगे? संशोधन। तो सिर्फ लिखी और बोली जाने वाली भाषाएं अलग है, लेकिन तीनों का तात्पर्य, तीनों का मकसद, तीनों का पर्पस, तीनों का अर्थ, तीनों के मीनिंग, तीनों के मायने सेम है। तो इस तरह से मैं और एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि हम जिस वक्त पहली क्लास से लेके 10th क्लास तक थे, तो हम एक गीत सुनते आ रहे हैं, एक नज़म पढ़ते आ रहे हैं। उसे मराठी माध्यम के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम के तालिबी इल्म भी पढ़ते हैं, और अंग्रेजी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो वो कौन सी नज़म है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। अब देखें कि तीनों लैंग्वेजेस के विद्यार्थी ये नज़म पढ़ते हैं, तीनों लैंग्वेजेस के विद्यार्थी ये नज़म, ये गीत पढ़ते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये गीत जो पढ़ा जाता है वो किसने लिखा है। ये उर्दू के बहुत बड़े कवि, उर्दू के बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल ने ये नज़म लिखी है, अल्लामा इकबाल ने इस गीत को लिखा है। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1876 को हुई थी। अल्लामा इकबाल इस गीत के माध्यम से, इस गीत के जरिए से हमारे हिंदुस्तान की सुंदरता को उजागर करने की कोशिश की है,
हमारे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है इस गीत के माध्यम से, इस गीत के जरिए से हमें बताने की कोशिश की है। अच्छा ठीक है, आप और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। अंग्रेजी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं नेशनल एजुकेशन डे कहेंगे उसको। मराठी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उसे राष्ट्रीय शिक्षण दिन या राष्ट्रीय शिक्षण दिवस कहेंगे। उसी तरह से अब उर्दू जुबान के, उर्दू मीडियम के जो तालिब इल्म हैं वो भी उस दिन को मनाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? कौमी तालीमी दिन। तो आप देखें कि एक दिन है मगर हर मीडियम का जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, हम सभी 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को क्या है? नेशनल एजुकेशन डे है। अब ऐसा 11 नवंबर को क्या हुआ था जो हम एजुकेशन डे मनाते हैं, शिक्षण दिवस मनाते हैं, तालीमी दिन मनाते हैं? 11 नवंबर 1888 को एक उर्दू अदब के बहुत बड़े प्रोस राइटर, जिसे हम उर्दू में नसर निगार कहेंगे, बहुत बड़े प्रोस राइटर जो नसर निगार हैं, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई थी 11 नवंबर 1888 को। मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा हुए थे। तो हम इनकी पैदाइशी तारीख पर, इनकी डेट ऑफ बर्थ पर क्यों मनाते हैं 11 नवंबर को? ऐसे कौन से कार्य किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? ऐसे कौन से तालीमी काम अंजाम दिए थे? शिक्षणासाठी त्यांनी कोणते कार्य केले होते? वो बातें हमें मालूम होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों के लिए, हिंदुस्तान के तालिबे इल्मों के लिए, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए, आला मुकामात पर फायज होने के लिए, उच्च शिक्षणासाठी, उच्च पदवीसाठी त्यांनी जे कार्य केलेलं आहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना रखी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बुनियाद रखी। वो चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ लिख के काबिल बने, ऊंचे ऊंचे मुकामात पर फायज हों, उच्च पदवीवर त्यांनी, वो चाहते थे कि हम पढ़ें लिखें। अगर यूजीसी ना होता, अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ना होता, तो मैं आज सीनियर कॉलेज की लेक्चरर ना होती, मैं दूसरा कुछ काम कर रही होती। मैं पढ़ती नहीं, लिखती नहीं, खेतों में काम कर रही होती, पता नहीं क्या कर रही होती। तो उनकी बदौलत आज मैं सीनियर कॉलेज के लेक्चरर हूँ। और दूसरे भी जो आला मुकामात पर हैं, उच्च पदवीवर जी आहेत, सब उन्हीं की बदौलत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद हमारे हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम रह चुके हैं। अब वजीर तालीम हम किसे कहेंगे? इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे हिंदुस्तान के। मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ आपको कि उर्दू के विद्यार्थी जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद एक नसर निगार है, एक क्रॉस राइटर है, लेकिन मराठी मीडियम के विद्यार्थियों को भी मालूम होगा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ।
हमारे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए कई रहनुमा हैं, कई लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्हीं में से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं जिन्होंने कई हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं। उनके कुर्बानियों में से एक वाकया मैं सिर्फ आपको सुनाना चाहती हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का, मुक़द्दस शहर मक्का में हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रॉपर सऊदी अरब के रहने वाले नहीं थे, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे। प्रॉपर वो हिंदुस्तान के ही थे। लेकिन जिस वक्त बंगाल के फसादात हुए थे, उस वक्त उनके वालिदैन सऊदी अरब चले गए थे। लेकिन जिस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद की 2 साल की उम्र थी, उस वक्त उनके वालिदैन हिंदुस्तान फिर से वापस चले आए और हिंदुस्तान के कलकत्ता शहर में रहने लगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बहुत शौक था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिस वक्त 12 साल के थे, उनकी अपनी लाइब्रेरी थी। वो उर्दू पढ़ना जानते थे, वो अंग्रेजी जुबान पढ़ना जानते थे, वो अरबी जुबान भी जानते थे। एक 12 साल की उम्र के बच्चे की अपनी खुद की अपनी लाइब्रेरी थी। तो मौलाना अबुल कलाम की जिंदगी से एक जुड़ा हुआ वाकया मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आजादी से पहले का ये वाकया जो है, ये किस्सा जो है, उनकी आजादी से पहले का है। 1943 से लेके 1945 के दरमियान का जो वक्फा है, जो अरसा है, 1943, 44, 45, आप देखें कि 3 साल का अरसा। तो 3 साल के अरसे में वो किला अहमद नगर की जेल में कैद थे। क्यों कैद थे? वो हमें आज़ादी दिलाना चाहते थे। उनका एक रिसाला था, उनकी एक मैगजीन थी, उसका नाम था अल हिलाल और अल बलाग। उन मज़ामीन में, उन आर्टिकल्स को उनके मैगजीन में जो छापते थे, उसमें लिखते थे उन्होंने कि हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों में हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत पैदा होने के लिए कई आर्टिकल्स लिखते थे। आज़ादी का जज्बा पैदा हो विद्यार्थियों के दिलों में, स्टूडेंट्स के दिलों में, तालिब इल्मों के दिलों में, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने का जज्बा पैदा हो, वतन से मोहब्बत पैदा हो, ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे। तो अंग्रेज हुकूमत क्या करती थी? उनके जो रिसाले की जमानत, उनके मैगजीन की जो जमानत थी, उसको रद्द करती थी, उसको कैंसिल कर देती थी। तो खैर, जिस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद किला अहमद नगर की जेल में कैद थे, तो उन्होंने कई खुतूत लिखे थे, लेटर्स लिखे थे। उनके दोस्त का नाम है हबीबुर रहमान खान शेरवानी। उनके दोस्त का नाम क्या है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी। उनके दोस्त के नाम कई पत्र लिखे थे, कई खुतूत लिखे, कई लेटर्स लिखे, मगर अंग्रेज हुकूमत उन खुतूत को, उनके पैगाम को बाहर जाने की इजाजत नहीं देती थी। उनका कोई पैगाम बाहर नहीं जा सकता था, उनके कोई लेटर्स बाहर नहीं जा सकते थे, उनके कोई खुतूत बाहर नहीं जा सकते थे, उनका कोई पत्र बाहर नहीं जा सकता था। ना अंदर ना बाहर से कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिलने आ सकता था, ना बाहर से किसी का पैगाम उनके पास आता था। तो आप सोचे कि बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता था, ना अंदर से कोई पैगाम उनका बाहर आ सकता था। 3 साल तक उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी होगी। तो हम उस वक्त को महसूस कर सकते हैं जिस ये कोविड-19 की वजह से, जब हम लॉकडाउन में थे, 4-5 महीने हम लॉकडाउन में थे, हम घरों से बाहर नहीं जा सकते थे। हालांकि हमारे अपने साथ थे। हमारा मोबाइल हमारे साथ था, मोबाइल में व्हाट्सएप हमारे साथ था, फेसबुक था, गूगल था, यूट्यूब था, हर चीज थी। खा रहे थे, पहन रहे थे, ओढ़ रहे, हर चीज थी। मगर फिर भी
हम एक बंदिश महसूस कर रहे थे, हम एक जकड़े हुए महसूस कर रहे थे, हमें किसी ने जकड़ के बंद के रखा है, हम ऐसा महसूस कर रहे थे। हालांकि इतनी सहूलतें होने के बावजूद फिर भी हम एक घुटन महसूस कर रहे थे। तो आप सोचें ऐसे कई लीडर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, कई रहनुमा हैं हमारे हिंदुस्तान के, जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। वो चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश के विद्यार्थी जो हैं, जो तालिब इल्म जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़े लिखे काबिल बने। जो भी मीडियम का विद्यार्थी हो, अंग्रेजी मीडियम का विद्यार्थी हो या मराठी मीडियम का विद्यार्थी हो या उर्दू मीडियम का विद्यार्थी हो, वो चाहते थे कि हमारा हर जवान पढ़ लिख कर काबिल बने, आला मुकामात पर फायज हों, उच्च शिक्षण, उच्च पदवीवर, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी। तो इस तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं, जो उन्होंने खुतूत लिखे थे, जो लेटर्स लिखे थे, जो पत्र लिखे थे, उन खुतूत को आज़ादी के बाद एक किताबी शक्ल में शाये किया गया। और किताबी शक्ल यानी एक बुक पब्लिश्ड की गई उन लेटर्स की, जिसका नाम गुब्बार खातिर रखा गया। अब गुब्बार खातिर क्यों रखा गया? गुब्बार यानी दिल का, उनके रोम रोम का, उसमें उन्होंने लिखे थे कि 3 सालों का गुब्बार, उनके रोम रोम का गुब्बार उस किताब में कलम बंद था, इसलिए उस किताब का नाम गुब्बार खातिर रखा गया। इस तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी बहुत शौक था। उन्होंने तर्जमानुल कुरान एक किताब लिखी, जिसमें कुरान शरीफ की तफसीर है, लेकिन वो तफसीर अधूरी रही। बस मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मेरे कहने का मकसद ये है, मेरा पर्पस ये है कि जो भी विद्यार्थी मराठी मीडियम के चाहे अंग्रेजी मीडियम के हो, चाहे उर्दू मीडियम के हो, कुछ भाषाएं अलग हैं, बोली जाने वाली भाषाएं अलग हैं, लिखी जाने वाली भाषाएं अलग हैं, लेकिन उनका जो तात्पर्य, जो मकसद है, जो पर्पस है, वो कहना जो चाहते हैं, जो प्रोस राइटर हैं, जो नसर निगार हैं, जो कवि हैं, जो शायर हैं, उनका सब मकसद एक जैसा है, सबके मायने, सबका अर्थ, सबके मीनिंग सेम है। आप इस तरह से आप देखें कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो अभ्यासक्रम पढ़ चुके हैं, आपने 10th क्लास में, 12th क्लास में जो अभ्यासक्रम आपने पढ़ा है, अब जिस तरह से तनकीद, क्रिटिसिज्म, समीक्षा, आलोचना आपको मालूम था, मगर उर्दू में क्या कहते हैं वो आपको नहीं मालूम था, तो उर्दू में हम उसे तनकीद कहते हैं। उसी तरह से आप कहानी पढ़ चुके हैं, कथा पढ़ चुके हैं, फिक्शन पढ़ चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ चुके हैं, मगर उसे उर्दू जुबान में क्या कहते हैं, उसे उर्दू में क्या कहते हैं, आपको नहीं मालूम था। उसे हम अफसाना कहते हैं। उसी तरह से आप ग्रामर में, व्याकरण में वही पढ़ चुके हैं, उसी तरह से उर्दू में भी खवायद हम उसे कहते हैं। तो अब देखें, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था, फ्यूचर टेंस था, ये अंग्रेजी जुबान में था। अब व्याकरण में उसे वर्तमान काल था, भूतकाल था, भविष्य काल था, सब सेम, तीनों का अर्थ सेम है, लेकिन सिर्फ बोली जाने और लिखी जाने वाली भाषाएं अलग। अब उसे हम उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? अगर मैं आपको समझाती कि उसे ज़माने हाल कहते हैं, ज़माने माजी कहते हैं, ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं, मेरा सिर्फ जो तात्पर्य, जो मेरा मकसद है,
अंग्रेजी भाषा को लेकर बात करना, मराठी भाषा को लेकर बात, सिर्फ मेरी इतनी कोशिश है कि आप मेरे बात को समझें, मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब उसी तरह से आप देखें कि उर्दू नसर का एक सिंफ है ड्रामा, गद्य साहित्य का हिस्सा है ड्रामा। अब चूंकि उर्दू जुबान कई जुबानों से मिलकर बनी है, तो उर्दू जुबान में भी हम ड्रामा कहते हैं, और हिंदी साहित्य में, मराठी साहित्य में, मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में उसे नाटक कहते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में हम उसे ड्रामा कहते हैं। तो हम ड्रामा किसे कहेंगे? हम ड्रामा उसे कहेंगे जो हकीकी जिंदगी को अमलन पेश करे। अमलन यानी जो लिखा है, जो लिखा गया है, उसको प्रस्तुत करे, उसको प्रेजेंट करे, तो हम उसे ड्रामा कहते हैं। अब इस तरह से ऐसे कई असनाफ हैं। सिर्फ मेरी ये कोशिश थी कि जो उर्दू अदब के असनाफ हैं, असनाफ गद्य साहित्य का हिस्से जो हैं, नावल, अफसाना, तनक़ीद, तहक़ीर, तो बस अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, सिर्फ मैं ये बताना चाहती थी कि उर्दू जुबान में भी उसे क्या कहते हैं, क्या, ताकि आप समझ सकें। तो मेरी ये कोशिश थी कि सभी विद्यार्थियों को मैं उर्दू अदब के बारे में कुछ बताऊं। हेलो, हेलो सर, हेलो, हाँ हेलो सर। जी तो मैं हेलो, जी, तो मैं इसके अगर जी कुछ सर, पूछना है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहीं पर मेरा इस पीरियड का, ब्रिज कोर्स के पीरियड का इख्तिताम करती हूँ, और तमाम विद्यार्थियों से, तमाम तालिब इल्म से, और तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप जो मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप उसको कभी कभी पढ़ें भी, कि हम हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़ चुके हैं, तो उसे उर्दू में भी क्या कहते हैं। तो मेरी सभी से मैं ये, क्या आपको समझ में आया जो मैं समझाने की कोशिश की है? विद्यार्थी बोले आप। हेलो, हेलो सर, हेलो, 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 हेलो। हाँ हेलो सर। किसको क्या कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो पूछो, मैं तो टाइम खत्म हो गया है, आगे का है दूसरा पीरियड अभी 40 मिनट। हाँ हेलो इमरान, आपको कुछ पूछना है? हेलो, तो फिर अगर नहीं कोई किसका सवाल तो अब ये करो, एंड कर दो मीटिंग, क्यों तो आगे का पीरियड है। तो खत्म करूं क्या सर इसको? हाँ एंड कर दो। हेलो, एंड हेलो, कर दो, अभी हो गया। करूं क्या? ये लीव हाँ ना?